हेलो सो व्हाट इज़ अप गाइस, योर एनी इज़ बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मुझे पता है काफ़ी लेट है वीडियो, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे यार। एग्ज़ाम्स पे भी तो ध्यान देना है ना। अब यूट्यूब करियर थोड़ी बनाएगा, ये तो सब टाइम पास कर रहा हूँ ना मैं। आज मैंने अपना फेस रिवील कर दिया, तो देख सकते हो आप मेरी सोहनी मुखड़ी। क्या भाग मत जाना शक्ल देख के। तो आज गेमिंग नहीं करूँगा मैं, देख ही रहा होगा आपको। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपका दिल दहला देगी शायद से। तो अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो स्टोरी है, मैं एक रोहित नाम के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी। मेरा नाम रोहित है। मैं 24 साल का हूँ। आज आपको मेरे साथ हुए एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग का बहुत शौक है, और इसलिए मैं अक्सर नई नई जगहों पर जाया करता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। हमारे शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मकान है, जिसको चारों तरफ एक घना जंगल है। जंगल के बीच से एक सड़क निकलती है, जो कि आगे जाकर हाईवे पर मिलती है। उन्हीं जंगलों में से 4 किलोमीटर पहले एक बाइक का शोरूम है, जहाँ से मैंने अपनी बाइक ली थी। एक दिन मुझे मेरी बाइक की सर्विस करानी थी। मैं शोरूम पर पहुंचा, बाइक सर्विस के लिए दी, और फिर शोरूम वाले ने कहा कि बाइक की सर्विस में 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप अंदर बैठिए। उसी दौरान मेरी मौसी का लड़का अनुराग भी वहाँ आया। उसको भी अपनी बाइक के कुछ पार्ट लेने थे। मैंने कहा कि रुको थोड़ी देर, मैं मेरी बाइक भी मिल जाएगी, फिर साथ में ही घर चलेंगे। हम दोनों बैठकर बातें करते रहे। बाइक की सर्विस में 1 घंटा और देरी हो गई। बाइक जो कि मुझे शाम 5 बजे मिलने वाली थी, वो अब 6 बजे मिली। सर्दियों का मौसम था, अंधेरा हो गया था। मैंने अनुराग से कहा कि चल भाई, जंगल के रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर शहर के रास्ते से चले तो ट्रैफिक के चलते सुबह हो जाएगी। तब अनुराग ने बोला, अरे पागल है क्या, जंगल के रास्ते से जाएगा? मैंने कहा, भाई क्या दिक्कत है? उसने कहा, क्यों, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, भाई वो रास्ता भूतिया है। आज तक अंधेरा होने के बाद जो भी वहाँ गया है, उसके साथ अजीब हरकतें हुई है। कुछ की तो जान भी जा चुकी है। मैं जोर से हंसने लगा और बोला कि तू कैसी बात करता है यार, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, या आदमी चांद पर पहुंच गया है, और तू भी अभी इन बातों पर लगा पड़ा है। उसने बोला, भाई जो कुछ भी है, उसे मैं रास्ते में नहीं जाऊंगा, नहीं तो जाने दूंगा। ज़बरदस्ती की तो अपनी मौसी से बोल दूंगा। मैंने हंसते हुए बोला, अच्छा चल भाई, चल शहर के रास्ते ही चल लेते हैं। मुझे सब पता है, तुझे तेरी गर्लफ्रेंड की देखना होगा ना, इसलिए तू इस रास्ते से नहीं चलना चाह रहा। वो बोला, नहीं भाई, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना, चल आज मैं तुझे उस जगह की एक भयानक कहानी सुनाने जाता हूँ। फिर हम वहाँ से चल दिए। मैंने अनुराग से हंसते हुए पूछा, हाँ भाई, बता अब तेरे भूत चचा की कहानी। अनुराग ने बताया, भाई बात कुछ ऐसी है कि लोग कहते हैं बहुत सालों पहले उस जंगल के बीच एक शंकर नाम का ठठेरा रहता था। अगर आप सबको पता नहीं, ठठेरा वो होता है जो बर्तन की मरम्मत करता है। वह अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। जब वो जंगल इतना घना नहीं था, और ना ही तब वहाँ पर कोई हाईवे था। वो बहुत ही मेहनती था, और अक्सर दूर दूर जाकर लोगों के बर्तन ठीक करता था, और नए बर्तन बेचता भी था, जिससे उसके घर का खर्च चल जाता था। एक बार उसकी बीवी बहुत बीमार हो गई, तो वह अपनी बीवी को नज़दीकी डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने बताया कि इसे दिल की बीमारी है, इसका इलाज हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तुम इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ। जब वो उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। शंकर सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा। वो अपनी बीवी को लेकर घर आया। शंकर ने सबसे मिन्नतें की, उधार पैसे मांगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिन जिन लोगों से उसने पैसे मांगे, उनमें से कुछ के पास पैसे थे नहीं, और कुछ ने देने नहीं चाहे, क्योंकि उन्हें पता था कि 1 लाख जैसी बड़ी रकम शंकर लौटा नहीं पाएगा। फिर थक हार कर वो अपनी बीवी से बोला
क्यों ना हम अपना घर गिरवी रख दें। उसकी बीवी बोली, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं मरती हूँ तो मर जाने दो। मेरे बाद भी 2 बच्चे हैं। अगर घर गिरवी रख दिया और पैसे जमा ना कर पाए तो हमारे तो रहने के भी लाले पड़ जाएंगे। शंकर बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पैसे जमा तो कर ही दूंगा, और आगे से मरने की बात मत करना। और अगले दिन वो पास के गांव के सेठ रायचंद के पास अपना घर गिरवी रखने के लिए चल दिया। सेठ रायचंद ने जब उसके घर का मुआयना किया तो उसका घर एक ऐसी जगह पर था जहां आने वाले समय में हाईवे बनने वाला था। सेठ ने सोचा कि आने वाले समय में इस जमीन की कीमत करोड़ों में होगी। तब सेठ रायचंद बोला कि ठीक है, इसके 1 लाख रुपए तुम ले लो, लेकिन जमीन गिरवी रखने के लिए कुछ कागजी काम करने पड़ेंगे। शंकर ने कहा, मंजूर है साहब, बस आप बताइए मुझे क्या करना होगा। सेठ बोला, कुछ नहीं, बस कागजात पर अंगूठा लगाना होगा। शंकर बोला, ठीक है साहब। सेठ रामचंद ने अपनी पहुंच से उस जमीन के बिक्री के कागजात बनवा लिए और अगले दिन शंकर को बुलाकर उस पर अंगूठा लगवा लिया और बोला, 1 हफ्ते बाद आकर पैसे ले जाना। जब शंकर 1 हफ्ते बाद पैसे लेने पहुंचा तो सेठ ने उसे 40,000 उसके हाथ में थमा दिए। पैसे को गिनकर शंकर ने कहा कि साहब, ये तो सिर्फ 40,000 है, पर हमारी बात तो 1 लाख की हुई थी। तो फिर सेठ जी ने बोला कि फालतू की बात मत कर, हमारी बात 40,000 की हुई थी। यहाँ से तू भाग जा, वरना मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। शंकर थक हार के घर आ गया और वह पुलिस थाने चले गया। पुलिस थाने में जाने के बाद धनाध्यक्ष ने सेठ से पूछा, क्यों राय साहब, इसने जो जमीन गिरवी रखी थी उसका पैसा आप इसके आपको क्यों नहीं दे रहे हैं। सेठ बोला, साहब ये झूठ बोल रहा है, इसने अपनी जमीन गिरवी नहीं रखी, बल्कि 40,000 मुझे बेच दी और वो 40,000 मैं से दे चुका हूँ। विश्वास नहीं पड़ता तो ये कागज़ देख लीजिए, इस पर इसने अंगूठा भी लगाया है। धनाध्यक्ष ने कागज़ देखा और शंकर को वहाँ से खदेड़ दिया। शंकर रोता हुआ घर आया और सारी बातें अपनी बीवी को बताई। तब उसकी बीवी रोते हुए बोली, अब क्या करे, कहाँ जाए, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तब शंकर बोला, तू चिंता मत कर, मैं उस राय पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूँगा। और यही कहते कहते वह बाहर चले गया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे घर के अंदर फंदे से लटके हुए थे। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंत में उसने भी हार मान ली और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके कुछ सालों बाद सेठ रायचंद ने उस घर को तोड़कर एक बड़ी हवेली बनाई और अपने परिवार के साथ रहने लगा। करीब 1 महीने बाद उनका पूरा परिवार घर की छत से लटका हुआ मिला। काफ़ी लोग जो रात को उस रास्ते से गए वो या तो मारे गए या बुरी तरीके से घायल हुए। तब से वह घर बंद है और रात को कभी वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि शंकर की आत्मा आज भी उस घर में रहती है। आज तक जो भी अंधेरा होने के बाद उधर गया है वह सही सलामत वापस नहीं लौटा। जब मैंने अनुराग से कहा, भाई कहानी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अफसोस ये सिर्फ कहानी है, तब अनुराग बोला, अब तुझे विश्वास नहीं होता तो एक रात तू भी जाकर देख ले। मैंने कहा, अब जाना तो पड़ेगा। शीतनगर चौराहे से अनुराग अपने घर को मुड़ा और मैं अपने घर की ओर। घर पर पहुंचकर मैं यही सोचता रहा कि क्या ये बात सही है, क्या मैं सच में वहाँ भूत है, और अगर ये भूत मिल गया मेरे को तो मेरे को अपनी वीडियो के लिए एक नया कंटेंट मिल जाएगा। फिर मैं सो गया। अगले दिन मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि वहाँ सच में एक ऐसी घटनाएं हुई हैं। फिर अगले दिन मैंने अपने 3 दोस्त राहुल, सूरज और शिवम को बुलाया और सारी बातें बताई और कहा कि यार क्यों ना हम लोग रात को वहाँ व्लॉगिंग करने चले। शिवम ने कहा, अरे भाई, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, तू पागल मत बन। सूरज और राहुल ने कहा, हाँ भाई चल, एक नया टॉपिक मिल जाएगा व्लॉगिंग के लिए। तब मैंने कहा, तो ठीक है, कल रात को हम वहाँ चलेंगे, सब लोग तैयार है ना। सबने कहा ठीक है। अगली सुबह मैं थोड़ी जल्दी उठा और सारे कैमरों का सेटअप तैयार किया। लगभग 10 बजे सारा काम हो गया। तब मैंने सोचा कि लाओ जरा से उस जगह के बारे में जानकारी ली जाए। मैंने कई लोगों से पूछा और सभी ने यही कहा कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है।
मैंने सभी बातों को नज़रअंदाज किया और घर चला गया। रात को लगभग 8 बजे सब लोग मेरे घर पर जमा हुए। हमने नाश्ता किया, चाय पी और करीब 9 बजे हम वहाँ से निकल दिए। जब हम लोग उस जंगल के करीब पहुँचे तो लगभग 10:30 बज रहे थे। तभी शिवम बोला, भाई मैं अब भी कह रहा हूँ कि चल वापस लौट चलते हैं। तो हम सभी उसका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जा भाई, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो चले जा। फिर हम सब धीरे धीरे जंगल की ओर आगे बढ़े। तभी अचानक जंगल में कोहरा पड़ने लगा। धीरे धीरे वो कोना घना होता गया। लगभग 10 मिनट के अंदर कोहरा इतना ज्यादा घना हो गया कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हम लोग एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे। तब मैंने कहा कि सब लोग रुक जाओ, क्योंकि आगे जाना मुमकिन नहीं है। लगभग 1 घंटे तक कोहरा नहीं छटा, बल्कि और घना हो गया। तब सूरज ने कहा, भाई जल्द से जल्द हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। हम लोगों ने गाड़ी घुमाई और धीरे धीरे चलने लगे। तभी मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई, जैसे कि मेरे बाइक के पीछे कोई बैठा है। तभी अचानक मेरी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और झटके से गिर गई। मुझे बहुत चोट लगी। मैंने जोर जोर से सबको आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। ठंड के दिनों में मुझे पसीने आने लगे थे। मैंने चारों तरफ देखा, पर कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कोहरा हट गया। तब मैंने देखा मेरे सामने एक बहुत बड़ा मकान है। देखने में वो किसी महल से कम नहीं था। मैंने सोचा कि हमने तो गाड़ी जंगल के बाहर मोड़ी थी, लेकिन मैं यहाँ कहाँ से आ गया? अब बाकी लोग कहाँ हैं? मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं वहां से जोर से भागा, लेकिन मुझे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब मैंने सोचा कि लोग की बातें सही थी। आज की रात शायद मेरे जीवन की आखिरी रात साबित हो सकती है। तभी उस घर के अंदर से सूरज की आवाज आई कि मुझे बचा ले भाई, मैं घर के अंदर कैद हो गया हूँ। मैं दौड़ के अंदर गया और सूरज को ढूंढने लगा। उसको ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र उस घर के एक कमरे पर पड़ी, जिसमें रोशनी जल रही थी। मैं दौड़ के गया और उस कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, अंदर का नज़ारा देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि कमरे में कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई है, जिसको एक आदमी कुल्हाड़ी से काट रहा है। एक बच्ची बैठी है जो उनके खून को पी रही है, और एक महिला है जो उन सभी की आंतों को निकालकर चूल्हे पर पका रही है। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं वहां से जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैं जा भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि बार बार उस कमरे में घूमकर वहीं उस कमरे में जा पहुंचा। मेरी धड़कन बढ़ने लगी। तभी अचानक किसी ने उठाकर मुझे फेंक दिया। मैं जाकर एक मेज से टकराया और घायल हो गया। मेरे सिर पर चोट आई और लगभग बेहोश होने लगा। तभी मैंने देखा कि वह कुल्हाड़ी वाला आदमी मेरी तरफ कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। वो मुझे काटता गया और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरे मम्मी पापा खड़े हैं। मैं अस्पताल में एक बेड पर लेटा हूँ। मैंने उठने की कोशिश की तो देखा मेरा दाहिना हाथ नहीं है। सारे शरीर पर पट्टियां पड़ी हुई है। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ पापा? ये सब क्या हुआ? मेरे दोस्त कहाँ है? मेरी बाइक कहाँ गई? तब पापा रोने लगे और बोले, मेरे बेटे, तू बच गया। मम्मी और सभी बहुत खुश हुए। सभी डॉक्टर को बधाई देने लगे। मेरी मम्मी ने सारे अस्पताल में मिठाई बांटी। तब अनुराग आया। वो मुझे गले लगकर रोने लगा। मैंने पूछा, भाई सच सच बता क्या हुआ है? तब वो बोला, मेरे भाई, तू 3 साल से कोमा में था। तू घायल होकर शहर में पड़ा मिला। तुझे किसी ने कुल्हाड़ी से मारा था। तेरी आंतें निकाल दी थी। तेरा हाथ तेरे बेडरूम में मिला था। तेरे दोस्तों ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक की तो बॉडी उस घर की टंकी में मिली है। अनुराग ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम लोग वहाँ कैसे पहुँचे? मैंने उसे बताना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ दिन बाद जब मैं ठीक होकर घर लौटा तो एक तांत्रिक बाबा से मैंने यह सारी घटना बताई। तो जिस घर में तुम बता रहे हो, घर वहाँ कभी था ही नहीं। तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, ये वही ठठेरे की जमीन थी जो ठठेरे और उसके परिवार की रूह आज भी वहाँ भटकती है।
उस रूह ने तुम्हारी ये हालत की है, तुम उस घर के गए, यही तुम्हारा सबसे बड़ी गलती है। मैंने कहा तो मैं बच कैसे गया? तब वो बोला वो तो भगवान जाने। फिर मैं वहाँ से चले गया। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये इंसिडेंट सोच के मेरी अभी भी रूह कांपती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो यार इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। बाय।